बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब व्यूवर्स को एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 19 और इसका टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस, जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट का नाम है और इसके एक डिज़ाइनिंग पार्ट पे हमने बहुत सारा नॉलेज गेट किया और इसके मतलब बहुत सी वीडियोस एल्गोरिदम डिज़ाइन की मुख्तलिफ टेक्निक्स देखी, बहुत से एल्गोरिदम्स देखे, फिर हमने उन सब एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, उनकी एग्जांपल्स वगैरह देखी, उनके सूडो कोड्स देखे। इन शॉर्ट एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग के बारे में जो हमारी बेसिक नॉलेज था, जो हमारी फाउंडेशन थी, वो बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब हम जो नेक्स्ट फेज़ की तरफ जा रहे हैं, एल्गोरिदम एनालिसिस की फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम एनालिसिस की फ़ेज़ के बारे में भी हम स्टार्टिंग जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तो एनालिसिस फ़ेज़ पे भी हमने बहुत सी डिस्कशन पहले की हुई है। जैसा कि हमने जो एक एल्गोरिदम था, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम था, ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने उस एल्गोरिदम का एनालिसिस भी किया था। मैं आपको याद दहानी करवाता जाऊँ 2 डायमेंशनल मैक्सिमा वाली एग्जांपल, जिसमें हमने कार्स की एग्जांपल ली थी और कार्स की वो हमने एग्जांपल लेके एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था और उसका एनालिसिस भी किया था। तो उस वक्त एनालिसिस की कुछ चीज़ें हमने कवर की थी, तो अभी भी मैं कुछ उन चीज़ों को रिवाइटलाइज करूँगा और साथ कुछ चीज़ें न्यू ऐड करता जा रहा हूँ। तो अब हम इस पोर्शन में, नेक्स्ट पोर्शन में एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में डिटेल किस्म की डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस में जो जो चीज़ें आएंगी उन चीज़ों को देखेंगे, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम को लेंगे, मुख्तलिफ कोड स्निपेट्स को लेंगे और उनका एनालिसिस करके देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की टॉपिक का नाम जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज की वीडियो का नेम है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। शायद एसिम्प्टोटिक का लफ्ज़ आपने कहीं मैथमेटिक्स में सुना होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स के माइनर कोर्सेज अपने इस डिग्री में कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने वहाँ पे एसिम्प्टोटिक या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे सुना होगा। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं नॉलेज, तो आज की वीडियो में हम इस पूरे के पूरे पॉइंट को, ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड में जो पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है वाई परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम एनालिसिस हमेशा परफॉर्मेंस का ही क्यों करते हैं, हमारे लिए सबसे वाइटल परफॉर्मेंस ही क्यों होती है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करना हो, किसी भी आपने प्रोग्राम का एनालिसिस करना हो, किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करना हो, तो उस एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ नोटेबल थिंग्स इन अ सिस्टम लाइक यूज़र फ्रेंडलीनेस, मॉडुलरिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी। हालांकि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। क्या ये जो सिस्टम है ये मॉड्यूलर है, क्या इसमें मॉड्यूल्स बने हुए हैं, क्या ये फ्रेंडलीनेस, क्या इसका जो इन्वायरमेंट है या फिर इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है, या फिर इसमें जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ठीक है, इसको मेंटेन करना, इसकी मेंटेनेबिलिटी, वो वाली चीज़ें, ये सारी की सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि एक सिस्टम के अंदर, आप कोई भी सिस्टम की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। बट वाई टू वरी अबाउट परफॉर्मेंस। लेकिन इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ को लेके कंसर्न्ड होते हैं वो उस चीज़ की परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि परफॉर्मेंस को ही हम क्यों हमेशा ये कहते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं और ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस को नोट किया जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो ही मैटर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रा अपने माइंड में सोच के देखें। इसकी एक ग्राउंड एग्जांपल के साथ मैं आपको आगाज़ करता हूँ इस लेक्चर का। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन क्लास। एक क्लास में जो स्टूडेंट है उसकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी है। वो क्लास में आता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है और वो रेगुलर भी बहुत है। वो क्लास में बड़े टाइम से आता है और वो उसी टाइम पे जाता है जिस टाइम पे टीचर आपको परमिट करता है जाने के लिए। इसके अलावा मैं और भी उसके फीचर्स बता दूं तो वो स्टूडेंट जो है वो उसका ये एक और फीचर ये है कि वो स्टूडेंट क्लास में बड़ा काम होकर बैठता है, क्लास में वो लेक्चर को बड़े गौर से सुनता है। ठीक है, वो क्लास में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता और इसके अलावा उसके दूसरे दोस्तों के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है, वो टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस से मुराद उसका जो लेक्चर सुनने के बाद उस पर अमल करना या लेक्चर को घर जाके रिवाइज़ करना या जो क्लास में परफॉर्मेंस देना या बाद में क्विज़ की परफॉर्मेंस या असाइनमेंट की परफॉर्मेंस या फिर
मिड और फाइनल की परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो अब परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो उसकी बाकी जितने भी फीचर्स थे, जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ थी, वो आपकी वो डाउन हो जाएंगी। जो आपका मेन पॉइंट था वो आपकी परफॉर्मेंस थी, और परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो दूसरे के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं देखा जाएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा हम रोल किसका देखेंगे, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस का ही रोल देखा जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो से आप शायद एक आपके माइंड में एक स्केच बन गया हो कि परफॉर्मेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। द आंसर टू दिस इज सिंपल, वी कैन हैव ऑल द अबव थिंग्स ओनली इफ़ वी हैव परफॉर्मेंस। अगर आपके पास परफॉर्मेंस होगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, बल्कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एसोसिएट हैं परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, तो उसकी वजह से ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सिक्योरिटी अच्छी है या मेंटेनेबिलिटी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी। इन शॉर्ट, अगर आप परफॉर्मेंस को अचीव कर लेते हैं, अगर आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बना लेते हैं, तो पैरेलल जितनी भी चीज़ें आपकी अलॉन्ग विद वो सारी की सारी ही आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो परफॉर्मेंस इज़ लाइक करेंसी थ्रू विच वी कैन बाय ऑल दी अबव थिंग्स। तो एक परफॉर्मेंस जो है वो करेंसी की तरह से है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके पास बहुत सी करेंसी है, जिसकी वजह से आप बाकी सारी की सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इस परफॉर्मेंस से रेलिवेंट एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना जा रहा हूँ। अब मैं आगे आपको ग्राउंड एग्जांपल दी थी, अब मैं ज़रा अपने सिस्टम की तरफ आता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है फ़ोटो एडिटर की, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग की आप कह लें, वो एप्लीकेशन ये करती है कि आपकी फ़ोटो को एडिट करवा के देती है। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स मौजूद हैं, इस एप्लीकेशन के बहुत से अच्छे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन का ये है कि जब ये एक आपसे डाटा ले लेती है, इनपुट ले लेती है, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर ले ली है, अब उसको आपने रोटेट करना है। उस पिक्चर को एक तो आपने रोटेट करना है और दूसरा आपने क्रॉप करना है। अब उसका जो इनपुट का लेने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो आपको आउटपुट देने का प्रोसेस मीन क्रॉप आपने कर दी है, लेकिन आपको आउटपुट अभी तक नहीं मिली। आपने जो उसको रोटेट करना था वो आपने ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया है, लेकिन आपको अभी उसकी आउटपुट नहीं मिली। तो इट मीन्स कि आप इस एप्लीकेशन को कभी भी अच्छा रेट नहीं करेंगे अगर इसका रिस्पांस आपके साथ अच्छा नहीं है, आपकी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसकी आउटकम्स वो आपको नहीं मिल रही, तो आप इस एप्लीकेशन को कभी भी यूज़ नहीं करोगे। हालांकि उसके जो बाकी फीचर्स हैं, उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, उसकी जो मेंटेनेबिलिटी अच्छी है, उसको आप मेंटेन कर सकते हो, वो ओपन कोड है, ओपन सोर्स कोड है उसका, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अब वो अगर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी उस एप्लीकेशन की तरफ मूव नहीं करोगे। सो इस सारे सिनेरियो से आपको परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि परफॉर्मेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। टू कंपेयर टू एल्गोरिदम्स, अगर अब हमने एल्गोरिदम्स की बात करनी है तो हम अगर देखना हो कि एल्गोरिदम कौन सा अच्छा है, कुछ दो एल्गोरिदम है, उनकी परफॉर्मेंस आप या ये कह लें कि दो अगर सिस्टम्स है हमारे पास, तो हमने चेक करना हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो किस तरह से करेंगे, उनके एल्गोरिदम्स को हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए क्या अप्रोचेज हैं, वो अप्रोच है वन वे ऑफ डूइंग दिस इज इम्प्लीमेंट बोथ द एल्गोरिदम्स एंड रन द टू प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर फॉर डिफरेंट इनपुट्स एंड सी विच वन टेक्स लेस टाइम। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं, नेव अप्रोच है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप उस सिस्टम के एल्गोरिदम लें, उनका कोड करें, उनको प्रोग्राम लिखें और उनको कुछ कंप्यूटर सिस्टम पे चलाएं, उनको कुछ इनपुट्स दें और उसके मुताबिक उसको चलाएं। सी विच वन टेक्स लेस टाइम, और देखें इनमें से जो कम टाइम ले रहा है वो हम समझ लेंगे, जो कम टाइम में आपका काम परफॉर्म करवा के दे रहा है उसे हम कह लेते हैं कि ये एक अच्छा एल्गोरिदम है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये अप्रोच अच्छी है या नहीं, तो आंसर ये है कि ये अप्रोच अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में बड़ी डिटेल किस्म की डिस्कशन हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एनालिसिस पार्ट में जब एल्गोरिदम का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीज़ों का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी डिस्कशन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी आपको मैं दोबारा से रिवाइटलाइज करवाने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर हम इस सिस्टम को दो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए एल्गोरिदम्स किसी में
पुट करें और उसके बाद देखें कि जो एल्गोरिदम कम टाइम ले रहा है, जो आपकी एप्लीकेशन जल्दी से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, क्या हम उसे अच्छी एप्लीकेशन कहेंगे? अभी तक ये क्वेश्चन है। तो इसके प्रॉब्लम की बात करते हैं, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई। इट माइट बी पॉसिबल दैट फॉर सम इनपुट्स फर्स्ट एल्गोरिदम परफॉर्म बेटर। ऐसा पॉसिबल है कुछ ऐसी इनपुट्स दी जाएं जिसमें आपका जो पहला एल्गोरिदम है वो परफॉर्म अच्छा करे दैन द सेकेंड, एंड फॉर सम इनपुट सेकेंड परफॉर्म्स बेटर। ऐसा भी पॉसिबल है कुछ ऐसी इनपुट्स दी जाएं जिसमें आपका जो सेकेंड एल्गोरिदम है वो आपका बेटर परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम पहले ये बन गई है कि एल्गोरिदम आपका, जो एल्गोरिदम आपने कंप्यूटर को दिया है, जो आपने कोड दिया हुआ है, वो कुछ इनपुट्स के लिए पहला एल्गोरिदम आपको सही से आउटपुट्स दे और आपको लगे कि पहला एल्गोरिदम अच्छा है, लेकिन कुछ इनपुट्स के लिए आपका जो नज़रिया वो चेंज हो जाए और आप कहें कि नहीं नहीं ये फर्स्ट एल्गोरिदम अच्छा नहीं है, बल्कि जो सेकेंड एल्गोरिदम है इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा प्रॉब्लम, इट माइट आल्सो बी पॉसिबल दैट फॉर सम इनपुट्स फर्स्ट एल्गोरिदम परफॉर्म बेटर ऑन वन मशीन एंड द सेकेंड वर्क्स बेटर ऑन अदर मशीन फॉर सम अदर इनपुट्स। तो ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि ये आपका एल्गोरिदम जब आप फर्स्ट मशीन पे डालोगे तो आपकी जो इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट ठीक से प्रोड्यूस करे, लेकिन अगर उसी एल्गोरिदम को किसी दूसरी मशीन पे हम ट्राई करेंगे तो शायद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाए। तो अब ये चीज़ मशीन डिपेंडेंट भी बन गई। तो इसके बारे में हमने वो, अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो रैंडम एक्सेस मशीन के बारे में पढ़ा था कि एल्गोरिदम का जब एनालिसिस करते हैं तो हम जो मशीन कंसीडर कर रहे होते हैं वो रैंडम एक्सेस मशीन कंसीडर कर रहे होते हैं। हमारे माइंड में चल रहा होता है कि वो मशीन जो है वो इस टाइप की मशीन है, जो जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ रैंडम एक्सेस मशीन की हैं वो सारी की सारी इस मशीन के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये सारी प्रीवियस डिस्कशन थी। तो अब हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम्स इनकी वजह से बन सकती हैं। तो अब इसके अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक था वो इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज़ द बिग आइडिया दैट हैंडल्स अबव इशू इन एनालाइजिंग एल्गोरिदम। तो एक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कोई टर्म है जो कि इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स जिनका हमने अभी तज़किरा किया है इन सब की प्रॉब्लम्स के सलूशन देगी। इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, वी डोंट मेजर द एक्चुअल रनिंग टाइम। इसमें हमें इनपुट साइज़ की जो इनपुट का साइज़ है उसकी बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को नोट करेंगे, ना कि हम उसका जो एक्चुअल रनिंग टाइम कितने टाइम वो आपके इनपुट से आउटपुट जनरेट करने में उसने टाइम यूज़ किया है, इस चीज़ को हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे। वी कैलकुलेट हाउ द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम इंक्रीज विद इनपुट साइज़। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम इनपुट का साइज़ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनपुट्स बढ़ रही हैं, तो उसी के मुकाबले में जब इनपुट साइज़ बढ़ती हैं तो इसका टाइम कितना बढ़ता है, वो कितना टाइम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, या फिर आपकी जो स्पेस है, दूसरा कॉन्स्टेंट स्पेस का है, तो वो स्पेस को कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ रही हैं तो इनकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी स्पेस का फैक्टर है या फिर टाइम का फैक्टर है, तो वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, इन चीज़ों को हम नोट करेंगे इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक मैथमेटिकल टर्म है, कुछ फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये देखेंगे कि टाइम को जब हम इनपुट्स का साइज़ बढ़ाते हैं तो साथ साथ उसकी जो टाइम है, उसकी स्पेस है, वो किस तरह से ज़्यादा होती जाती हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की डेफिनेशन पे अगर आए, या आप ये कह लें कि उसकी जो मेन या कोर उसका थीम है वो ये है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम रेफर्स टू डिफाइनिंग द मैथमेटिकल बाउंडेशन फ्रेमिंग ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बेसिकली जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम उसकी मैथमेटिकल बाउंडेशन, उसकी क्या बाउंड्स हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स को, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे, जिसकी वजह से हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उनको इनडायरेक्टली चेक कर रहे होंगे। यूजिंग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी कैन very well conclude the best case, average case and worst case scenario of an algorithm। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को यूज़ करते हुए ये हम बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के बारे में जान सकते हैं कि ये केसेस किस तरह से मतलब बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, एवरेज केस उसका क्या बन रहा है, वर्स्ट केस उसका क्या बन रहा है और बेस्ट केस उनका क्या बन रहा है। खैर ये बेस्ट केस के बारे में और एवरेज केस और वर्स्ट केस के बारे में पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं एनालिसिस पार्ट में, जब हमने स्टार्ट किया था इस कोर्स का। अब मज़ीद भी इसके बारे में डिटेल किस्म की डिस्कशन, अब हम बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में
हम ज़रूर करेंगे और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। Asymptotic analysis refer to computing the running time of an operation in mathematical units of computation। तो ये asymptotic analysis बेसिकली मैथमेटिकल यूनिट्स हैं, ये मैथमेटिक्स को यूज़ करता है और ये कुछ आपको जो आउटपुट्स देगा, जो आपको रिजल्ट्स देगा, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस ही होंगी। मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखते हुए हम ये देखेंगे कि इस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्जांपल द रनिंग टाइम ऑफ वन ऑपरेशन इज़ कंप्यूटेड एज एफ एन, फंक्शन ऑफ एन। फॉर एग्जांपल एक आपका कोई सिस्टम था, एक आपका एल्गोरिदम था, एक आपका प्रोग्राम था जिसकी आपने वो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली तो वो एफ एन निकली। एंड मे बी फॉर अनदर ऑपरेशन इट इज़ कंप्यूटेड एज जी एन स्क्वायर। और जो दूसरा आपका फंक्शन है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी निकली है, उसकी जो वो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकली, रनिंग टाइम उसका निकला है, उसका फंक्शन वो बना है, वो है जी एन स्क्वायर। एक का एन है और एक का एन स्क्वायर है। दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑपरेशन रनिंग टाइम विल इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन एन। क्योंकि ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है, तो इसलिए जब इसमें इंक्रीज करेंगे, इनपुट साइड्स में इसका इंक्रीज करेंगे तो इसका इंक्रीज भी लीनियरली ही होगा। एंड द रनिंग टाइम ऑफ सेकंड ऑपरेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली व्हेन एन इंक्रीज। क्योंकि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में है दूसरा फंक्शन, तो जब हम n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सपोनेंशियली उसका जो इंक्रीज़ होगा, उसके टाइम में एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल आप ये करेंगे कि अगर इस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे जो आपका f ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये 6 की पावर की फॉर्म में आएगा, 6 की पावर 36 हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बढ़ेगा और ये वाला आपका जो ग्रो करेगा ये लीनियरली ही ग्रो करेगा। सिमिलरली द रनिंग टाइम ऑफ बोथ ऑपरेशन विल बी नियरली द सेम इफ़ n इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉल। अगर हम n की वैल्यू बहुत स्मॉल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी दे दूँ, अगर आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी, इसका जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएगी। 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। n इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल। यूजली द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम फॉल्स अंडर 3 टाइप्स। ये इसकी डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि जब हम इसके एल्गोरिदम के टाइम की बात करते हैं तो 3 तरह के आपके टाइम होते हैं। बेस्ट केस होता है उसका, एक एवरेज केस होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। बेस्ट केस क्या होता है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो मिनिमम टाइम जिसमें वो कम से कम टाइम जिसमें वो एल्गोरिदम को सॉल्व करे, वो वाला टाइम जिसमें वो एल्गोरिदम को सॉल्व कर रही है और साथ साथ उसका टाइम जो है वो सबसे मिनिमम है, दैट इज़ बेस्ट केस। उसके बाद सेकंड जो है वो एवरेज केस है। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एवरेज केस आपका इस हिसाब से है कि अगर आपने कोई 4-5 बार चलाया उस प्रोग्राम को, तो उसका जो एवरेज टाइम निकल रहा है, मीन टाइम निकल रहा है, उसकी जो एवरेज निकल रही है वो उसका एवरेज केस है। और वर्स्ट केस क्या है? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये उसकी अपर बाउंड है, सबसे वो लिमिट है जो उसकी मैक्सिमम, मतलब ये कि वर्स्ट केस ये है कि उसकी परफॉर्मेंस सबसे कम है, सबसे डाउन परफॉर्मेंस है, कि वो कौन सा ऐसा केस है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस सबसे लो होगी, दैट इज़ कॉल्ड वर्स्ट केस। डज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑलवेज वर्क? तो एक अनदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या हर वक्त आपके जो भी आप काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप उससे रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, आप परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या ये हर वक्त आपकी परफॉर्मेंस को ठीक से मॉनिटर करता है और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर की तरफ आएँ। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज़ नॉट परफेक्ट। सबसे पहली बात ये कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये भी आपके एल्गोरिदम का एनालिसिस बिल्कुल 100% ही ठीक करेगा। कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे, कुछ ऐसे केसेस बनेंगे जहाँ पे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी फेल होगा। बट देयर इज़ द बेस्ट वे अवेलेबल फॉर एनालाइजिंग एल्गोरिदम। लेकिन अभी तक जो एल्गोरिदम को एनालाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ही है, ठीक है। तो लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये 100% आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं करता। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, say there are 2 sorting algorithms that take 1000 n log n and 2 n log n time respectively। ये उसकी वो टाइम लिमिट लिखी हुई है कि इतना टाइम ले रहे हैं
लोगार्थमिक फंक्शन के साथ हमने इसको लिखा हुआ है। ये 1000 है, n log n है, और ये 2n log n, ये वाला आपका फंक्शन सेम है, n log n आपका सेम है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो चेंज हुई हैं। बोथ ऑफ दिस एल्गोरिदम आर एसिम्प्टोटिकली सेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें कि ये वाले एल्गोरिदम दोनों के दोनों एल्गोरिदम की जो ये टाइम निकला है, ये एसिम्प्टोटिकली इसको अगर हम देखें तो ये दोनों सेम है। क्यों? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज n log n, क्योंकि इसका जो ये वाला ऑर्डर है इसको हम देख रहे होते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम बेसिकली देख ही ये रहे होते हैं कि उसकी ग्रोथ का रेट क्या है। तो उसमें दोनों की दोनों ये इसकी दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। इसके कांस्टेंट को वो इग्नोर कर रहा होता है, कांस्टेंट को वो काउंट नहीं कर रहा होता, इसलिए ये दोनों के दोनों एसिम्प्टोटिकली सेम है। सो वी विद एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी कांट जज विच वन इज़ बेटर एज वी इग्नोर कांस्टेंट्स इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो आपने ये देख लिया कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस यहाँ पे फेल हो गया, जहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को इसने इग्नोर कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को इसने काउंट नहीं किया, इसने सिर्फ उसका ग्रोथ रेट देखा जो कि n log n है, दोनों फंक्शन का n log n है। तो ये आपको आउटपुट ये देगा, आपको रिजल्ट ये देगा कि ये दोनों के दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम है, इसका जो रनिंग टाइम है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इनमें बहुत सा फ़र्क है। सो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी फेल हो जाता है। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को देखा, इसका फ़ायदा देखा, और इसका एक हमने ये भी देखा कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहाँ पे आके फेल होता है। तो एनालिसिस फेज़ पे अब हम प्रैक्टिकली वहाँ पे हम अपने आप को इंसर्ट कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट हम जितना भी पोर्शन रह गया वहाँ पे हम एनालिसिस फेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।